हूँ आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल के अखबार के पहले पन्ने की सुर्खियां आज हम आपको इस शो में दिखाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले देखते हैं खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावी साल में सत्ताधारी जेडीयू के अंदर औरंगजेब को लेकर फूट पड़ गई है। पार्टी के मुस्लिम नेता खुलकर औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं, तो पार्टी के विधायक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी भी साथ खड़ी हो गई है। महाराष्ट्र का जिन्न बिहार जा पहुंचा है। पूरी सियासत कैसे इसके इर्द गिर्द घूम रही है बताने वाले हैं। औरंगजेब की तारीफ करने वाले अबू आजमी फंस गए हैं। अब उनके खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है। सीएम ने तो गिरफ्तार करने की बात सदन में कह दी। सवाल यह है क्या वाकई में अबू आजमी को गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है। औरंगजेब विवाद के बीच महाराष्ट्र में एक नया विवाद सामने आ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को घसीट लिया। कह दिया कि नेहरू ने अपनी किताब में छत्रपति शिवाजी के खिलाफ लिखा था। नेहरू के नाम पर सियासी बहस शुरू हो गई है। हमने दावों की पड़ताल की है, सच जानने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पत्थर को भी छू दें तो वो सोना हो जाता है। कुछ इसी मकसद से आज वो उत्तराखंड के हर्षिल पहुंचे थे। यहां पर मां गंगा की पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, आशीर्वाद दिया और टूरिज्म का नया सर्किट डेवलप कर दिया। जनहित स्पेशल में आज इसी पर विस्तार से करने वाले हैं बात। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान से विवाद के समाधान का रास्ता खोज लिया है। लंदन में जयशंकर ने पत्रकार के सवाल के जवाब में जो कहा, उससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। पूरी खबर रखेंगे बस थोड़ी देर में। इसके अलावा देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत जनहित की औरंगजेब के साथ। औरंगजेब हेट का प्रतीक है या फिर ग्रेट का? महाराष्ट्र से विवाद की शुरुआत हुई तो आज बिहार ने इस मुद्दे को लपक लिया। सत्ताधारी जेडीयू के अंदर से दो तरह की आवाज उठ रही है। जेडीयू के मुस्लिम एमएलसी औरंगजेब को ग्रेट, महान बताने में लगे हैं, तो जेडीयू और बीजेपी के वैसे नेता जिन्हें साल के अंत में चुनाव लड़ना है, वो औरंगजेब को नफरत का प्रतीक बता रहे हैं। औरंगजेब पर कैसे हो गया है नीतीश के घर में बंटवारा, आज जनहित की है यही कवर स्टोरी। तस्वीर नंबर 1, महाराष्ट्र से शुरू हुआ औरंगजेब पर विवाद। तस्वीर नंबर 2, औरंगजेब पर यूपी में सियासत गरमाई। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। तस्वीर नंबर 3, बिहार में औरंगजेब की तारीफ पर बवाल। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर? बिल्कुल नहीं था। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार है। महाराष्ट्र से शुरू हुआ विवाद यूपी होते हुए बिहार पहुंचा है। यहाँ की सियासत में औरंगजेब के हेट और ग्रेट पर बवाल मचा हुआ है। सत्ताधारी जेडीयू दो हिस्सों में बंट चुका है। पहले जेडीयू के खालिद अनवर को सुनिए, जिनके बयान ने माहौल को गरमाया है। आइडियोलॉजिकल कोई बात अगर करना चाहता है कि औरंगजेब एक जालिम हुक्मरान था, तो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी है जो लोग ये बात कह रहे हैं। लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं और जिन लोगों ने उन पे काम किया, वो सब तो यही बात कहते हैं कि जितना बड़ा जालिम आप साबित करना चाहते हो, उतने बड़े औरंगजेब जालिम नहीं थे। औरंगजेब निर्दयी शासक था या नहीं आपके नजर में? बिल्कुल नहीं था। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा शासक था। हो सकता है कि उनसे कुछ गलतियां हुई हो। खालिद अनवर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलने वाले नेता है। अपने बयानों से विवादों में पहले भी रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है। खालिद बैक डोर वाले नेता है, लेकिन जो फ्रंट डोर वाले हैं, उन्हें खालिद का औरंगजेब नामा पसंद नहीं आया है। वैसे लोगों को तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वो पाकिस्तान के साथ नहीं सुधरे, बांग्लादेश भेजिए, गाजा पट्टी भेजिए। वैसे लोगों को कोई भी अगर तारीफ करे, चाहे किसी दल के हो, औरंगजेब का तारीफ बर्दाश्त नहीं होगा भारत में। औरंगजेब के नाम पे तो देश में कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब ने नीतीश के ही घर में फूट डाल दी है। संजीव कुमार ने खालिद के बयान का विरोध किया, तो एमएलसी गुलाम गौस खालिद के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए। किसकी औकात है कि 30 करोड़ आबादी को पाकिस्तान भेज देगा? किसी औकात है क्या? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। पहले जो राजा हुआ करते थे, उनका मकसद होता था अपने राज का विस्तार करना। ये सब बात मुद्दे
जनता को असल मुद्दे से भटकाने की बात है। मुस्लिम नेता औरंगजेब के पक्ष में बयान दे रहे हैं, जबकि जेडीयू के साथ ही बीजेपी के विधायक खालिद अनवर को भी अबू आजमी की तरह सदन से निलंबित करने की मांग कर रहे हैं। बयानबाजी बिल्कुल गलत है। जो बयान करने वाले हैं वो देशद्रोही हैं। उनको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। उनको पाकिस्तान और किसी मुस्लिम देश में बांध करके फेंक दिया। औरंगजेब विवाद के बहाने बीजेपी ने डिमांड हाई कर दी है। मांग की है कि औरंगाबाद का नाम रामनगर किया जाए और जिस बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का जन्म हुआ उसका नाम नीतीश नगर हो। मुगल बादशाह के नाम पर बिहार में नाम है, वह निश्चित रूप से बदला जाए, क्योंकि वह क्रूरता का, गुलामी का निशानी है। उसको बदल करके हिंदू और सनातनी नाम रखा जाए। निश्चित रूप से औरंगजेब और बाबर का गुणगान करने वाले को बिहार में रहने का अधिकार नहीं है। बिहार में औरंगजेब के नाम पर ही औरंगाबाद जिले का नाम रखा गया है। हालांकि औरंगाबाद का औरंगजेब से सीधा कोई कनेक्शन नहीं रहा, लेकिन उसके सिपह सलार दाऊद खान ने नौरंगा का नाम बदलकर औरंगाबाद रखा। 2021 में कांग्रेस के नेताओं ने भी औरंगाबाद नाम बदलने की मांग की थी। आरजेडी कह रही है कि चुनावी साल में सत्ता पक्ष माहौल खराब करना चाहता है, इसलिए इन मुद्दों को तूल दे रहा है। भाजपा के लोग तो चुनावी वर्ष में आकर के इस तरह की समाज को बांटने वाला बयानबाजी तो शुरू करते ही हैं, क्योंकि इनके पास एजेंडा नहीं है। ना भारत सरकार अपने 12 साल में 11 साल में कोई उपलब्धि पर वो राजनीति कर सकेगा, वोट मांग सकेगा, ना बिहार में 20 साल के शासन में मांग सकेगा। बिहार में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सियासी पिच पर धुआंधार बल्लेबाजी अभी से हो रही है। औरंगजेब का ये विवाद बिहार में कितना असर डालेगा ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल नेताओं में बनने लगा है, उससे इसके सियासी करंट का अंदाजा लगाया जा सकता है। औरंगजेब की तारीफ का विवाद राष्ट्रव्यापी हो चुका है। महाराष्ट्र में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद यूपी के भी कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ करने वालों पर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग हो रही है। बरेली में अबू आजमी का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, तो मेरठ में हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब का समर्थन करने वालों के खिलाफ जुलूस निकाला। महाराष्ट्र से निकलकर औरंगजेब का विवाद बुधवार को ही यूपी पहुंच गया था। सदन में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई थी। तो एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। योगी ने 5 साल पहले अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से की थी। अब बीजेपी के नेता संगीत सोम कह रहे हैं कि अखिलेश में औरंगजेब का जिन घुस गया है। अखिलेश यादव के अंदर औरंगजेब का जिन घुस गया है, बाबर का जिन घुस गया है। वो राजनीति के चक्कर में पूरे देश के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं, कितनी भयंकर राजनीति कर रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के नेता औरंगजेब के बचाव में इसलिए उतरे हैं क्योंकि सवाल मुस्लिमों के वोट बैंक का है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी औरंगजेब की तारीफ करने वालों को घेरा है, सवाल उठाए हैं। औरंगजेब को किस नजरिए से बाबा बागेश्वर देखते हैं? देखो, हमारी नजर में औरंगजेब, अकबर और बाबर महान नहीं है। हमारी नजर में कृष्ण और राम और रघुवर ही महान है और यही महान रहेंगे। यह देश छत्रपति शिवाजी का है, यह देश छत्रपति संभाजी महाराज का है। औरंगजेब से इतनी नफरत क्यों? ये दूसरा पक्ष सवाल पूछता है आप लोगों से। देखो, पीट कर सॉरी बोलना सॉरी नहीं कहना, प्रायोजित षड्यंत्र कहना। इतिहास के छात्र औरंगजेब के बारे में बेहतर जानते हैं। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि 1658 से 1707 तक भारत पर औरंगजेब का शासन रहा था। औरंगजेब ने भारत में कठोर शरिया कानून लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों को तोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया, यातना देकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की, पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया और सत्ता के लिए अपने 2 भाइयों को मार डाला। औरंगजेब के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं कि देश से इतिहास को मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकते। 8 साल वो यहाँ रहे, यही दफन है। देश में औरंगजेब का ये विवाद महाराष्ट्र के विधायक अबू आजमी के बयान से शुरू हुआ है।
सोमवार को अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी और कहा था कि औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी ने क्यों की थी, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। असल में अबू आजमी ने औरंगजेब पर बयान दिया उस छावा फिल्म की वजह से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे और मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी है। संभाजी महाराज वो शासक थे जिन्होंने औरंगजेब के साम्राज्य को चुनौती दी थी। छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया था और 40 दिन तक उन पर अत्याचार किए, उन्हें धर्म बदलने पर मजबूर करने की कोशिश की और इस्लाम स्वीकार ना करने पर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इतिहास में औरंगजेब की क्रूरता के कई किस्से दर्ज हैं। उन्हीं में से एक ये भी है कि उसने सत्ता के लिए अपने सगे भाइयों की हत्या कर दी थी। औरंगजेब को लेकर उठा विवाद अकबर तक जा पहुंचा। दिल्ली में अकबर रोड के बोर्ड पर अब से कुछ देर पहले कालिख पोती गई है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जिन अबू आजमी ने औरंगजेब का जिन्न बोतल से बाहर निकाला, अब वो खुद मुश्किल में हैं। सत्र से निलंबित होने के बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खुद सीएम ने सदन में इसका ऐलान किया है। अबू आजमी को लेकर सड़क पर हंगामा मचा है। अबू आजमी को लेकर सदन में बवाल हो रहा है। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अरे देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। अबू आजमी को लेकर बयानों के बम फूट रहे हैं। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले तो समोर हातावरून उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। सवाल यह है कि क्या अब अबू आजमी को गिरफ्तार करने की तैयारी है? महाराष्ट्र विधान परिषद में चर्चा के दौरान अबू आजमी का सवाल आया तो सीएम ने कुछ ऐसा ही बयान दिया जिसने अटकलों के बाजार को गरमा दिया है। त्याच्याविषयी जर अबू आजमी बोलत असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीवर कारवाई झाली पाहिजे। अबू आजमीला जेलमध्ये का टाकलं नाही? गृहमंत्री बसलेले तो समोर हातावरून उचलून टाकायला पाहिजे त्याला जेलमध्ये, आपल्या इथल्या लॉकअपमध्ये। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन, 100% टाकू। वैसे अबू आजमी के सियासी दोस्त रहे उद्धव की शिवसेना के नेता इस वक्त उनके सियासी दुश्मन बन चुके हैं। बिल्कुल, जैसे अबू आजमी की मांग हम 2 दिनों से कर रहे थे, भाजपा ने 2 दिन लगाए उनको सस्पेंड करने में, और क्योंकि यही भाजपा की बी टीम है और ये सत्य है, जो भी औरंगजेब की प्रशंसा करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिलहाल विधायक अबू आजमी इस सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित हैं। आज वो नमाज पढ़ने गए थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा तो ज्यादा कुछ बोले नहीं। मैंने कल बोल दिया जो बोलना था यार। अबू आजमी कानूनी सलाह ले रहे हैं, स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखने की तैयारी कर रहे हैं। मूल रूप से यूपी के रहने वाले अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कोई एक गलत बात नहीं किया। हमने हिस्टोरियन की जो किताबें पढ़ी हैं, जो हम स्पीचेस सुनते हैं, जो आज मोबाइल में जो चीज़ें हैं दर्ज हैं, इन चीज़ों को देख के मैंने बयान दिया। अब इसमें बवाल खड़ा करने का मतलब क्या होता है? महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना के नेता संजय सिरसाट ने सीएम को सलाह दी है कि औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाई जाए। औरंगजेब की जो बची कुची वहाँ जो यादें हैं वो यहाँ नहीं रहनी चाहिए। तो वो कब्र हटाने की मांग भी की हमने, हमारे सदस्य तो वो मांग भी की, और मेरी खुद की मांग है वो कब्र वहाँ से हटाना चाहिए। फिलहाल इस विवाद के बीच संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिन दिनों औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर रखा था, उसे तड़पा रहा था, उस आखिरी वक्त में शाहजहां ने औरंगजेब से कहा था तो अपने जिंदा बाप को पानी के लिए तड़पा रहा है। तुझसे तो अच्छा वो काफिर हिंदू है जो मरने के बाद अपने पूर्वजों को तर्पण देता है। शाहजहां औरंगजेब का यह संवाद मैंने आज ही सोशल मीडिया पर एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति के हवाले से पढ़ा है। मुझे नहीं पता इसका सोर्स क्या है, हो सकता है कुछ साल बाद आपको ये टेक्स्ट बुक में भी पढ़ने को मिल जाए, क्योंकि इतिहास ऐसी ही किस्सेबाजियों से बनता भी है और बिगड़ता भी है। औरंगजेब को यहीं छोड़कर अब खबर को सिर्फ शिवाजी पर शिफ्ट कर देते हैं और इसमें पंडित नेहरू को भी लेकर आते हैं। बहस में सवाल सिर्फ 3 हैं। पहला, क्या नेहरू ने शिवाजी का अपमान किया था? दूसरा, क्या नेहरू की नजर में शिवाजी एक लुटेरे थे? तीसरा, क्या नेहरू ने शिवाजी को धोखेबाज कहा था? मैं इतिहासकार तो नहीं हूं, लेकिन आज दिन भर मैंने इतिहास में जाकर बहुत कुछ ढूंढा है
और उसी में से ये 2 पन्ने जो इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं निकाल कर ले आए। ये 2 पन्ने बेहद महत्वपूर्ण हैं। ये 2 पन्ने नेहरू की लिखी उस किताब के हैं जिसका जिक्र इस विवाद में कहीं भी नहीं है। इसमें नेहरू ने शिवाजी के बारे में जो लिखा था वो कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह भी बता दूं कि यह शिवाजी के बारे में नेहरू का लिखा हुआ सिर्फ आधा सच है। पूरा सच इस रिपोर्ट में देखिए। शिवाजी के अपमान की कहानी अबू आजमी से नेहरू पर आज महाराष्ट्र विधानसभा में शिफ्ट हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बद्दल जे डिस्कवरी ऑफ इंडिया मध्ये लिहिलं त्याचा निषेध करणार आहात का? आहे हिम्मत? आहे का हिम्मत? जब सीएम देवेंद्र फडणवीस इतिहास में चले गए, कहा नेहरू ने भी शिवाजी का अपमान किया था। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अवमान या ठिकाणी सहन करणार नाही। अब यहाँ से हम भी इतिहास में जाएंगे। हिस्ट्री बुक में आपने पढ़ा है कि बीजापुर का अफजल खान शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था, इसलिए शिवाजी भी हाथ में वागनख छिपाकर उससे मिलने पहुंचे थे। जैसे ही अफजल झपटा, शिवाजी ने वागनख से उसका सीना चीर दिया। लेकिन सन 1934 में पंडित नेहरू ने अपनी किताब ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के पेज नंबर 501 पर द सिख एंड द मराठास चैप्टर में शिवाजी के लिए लिखा। वो अपने शत्रु के साथ कोई भी तरीका अपनाने के लिए तैयार था, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसने बीजापुर द्वारा उसके खिलाफ भेजे गए एक सेनापति को विश्वासघात से मार डाला। विश्वासघात, ये शिवाजी के लिए नेहरू के शब्द थे। ये नहीं कह सकते कि नेहरू की कलम फिसल गई थी, क्योंकि पेज नंबर 502 पर उन्होंने शिवाजी को एक बार फिर विश्वासघाती कहा। शिवाजी के कुछ काम, जैसे बीजापुर के सेनापति की विश्वासघाती हत्या, हमारी नजरों में उन्हें बहुत नीचे गिरा देते हैं। नेहरू ने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब 1930 से 1933 के बीच जेलों में रहते हुए लिखी थी। 1934 में ये किताब छपी, लेकिन नेहरू ने शिवाजी पर अपनी सोच में करेक्शन भी किया। वो कैसे किया, आगे बताएंगे। उससे पहले एक दिलचस्प जानकारी भी लीजिए। पंडित नेहरू पर शिवाजी के अपमान का आरोप 1946 में छपी उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हवाले से लगाया जाता है। जो इतिहासकार पंडित नेहरू को डिफेंड करते हैं, वो भी इसी किताब के आधार पर ही बहस के मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन पंडित नेहरू के जो शिवाजी को लेकर विवादित विचार हैं, वो उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नहीं, बल्कि 1934 में छपी द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताब में मिलते हैं। यानी ढूंढना और पढ़ना कोई नहीं चाहता, सिर्फ बहस करना चाहता है। अब बड़ा सवाल है, क्या नेहरू ने जो लिखा शिवाजी पर वही उनके अंतिम विचार थे? इसका जवाब है नहीं। नेहरू ने अपनी भूल सुधार भी ली थी। नेहरू ने 26 मार्च 1936 को किताब के प्रकाशक को पश्चाताप का पत्र लिखा। ये लंबी चिट्ठी थी, आपको सिर्फ मजमून बताते हैं। नेहरू ने लिखा, प्रिय श्री देवगिरीकर, शिवाजी की अफजल खान से मुलाकात के बारे में मेरी टिप्पणी पर आलोचनाओं का मुझे पता चला है। जो मुझे पता चला और आपने जो किताबों से उद्धरण दिए, उनसे पता चलता है कि मेरा कथन गलत था। मैं हमेशा इस विचार से व्यक्ति रहा हूँ कि शिवाजी पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया जाना चाहिए। मैंने किताब जेल में बिना संदर्भों के लिखी थी। याददाश्त पर निर्भर था, इसलिए गलती होना लाजमी था। मुझे अपनी याददाश्त पर निर्भर रहना पड़ा, जो मैंने बहुत पहले विदेशियों द्वारा लिखी किताबों से पढ़ा था। मैं खुशी से गलती स्वीकार करता हूँ। जब नया संस्करण जारी करने का अवसर आएगा तो इसे सही करूंगा। चिट्ठी के आखिर में नेहरू ने प्रकाशक को ये भी लिखा कि वो चाहे तो इस पत्र को सार्वजनिक कर सकते हैं, यानी सबको बता सकते हैं कि नेहरू ने शिवाजी पर अपनी अधूरी जानकारी, अपनी भूल स्वीकार कर ली है। और इसी के बाद 1939 में ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा एडिशन छपकर आ गया। दूसरे एडिशन में शिवाजी पर नेहरू की विवादित लाइनें हटा दी गई। पुराना एडिशन धीरे धीरे अदृश्य हो गया। 1946 में जब डिस्कवरी ऑफ इंडिया छपकर आई तो नेहरू ने उसमें भूल सुधार किया और शिवाजी का इतिहास बहुत संभल कर बताया। और इससे ठीक 11 साल बाद, वो साल था 1957 और तारीख थी 30 नवंबर, जब नेहरू ने प्रधानमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ किले में शिवाजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। उस सभा में कहा, बचपन से ही शिवाजी महाराज मेरे दिल में ऊंचा दर्जा रखते थे। देश के इन गिने महापुरुष जो सैकड़ों हजारों सालों में हुए, उनमें उनकी गिनती थी। याद रखिए,
वे खाली महाराष्ट्र के महापुरुष नहीं बल्कि सारे भारत के महापुरुष थे। ये नेहरू का पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल था, जो 1934 में कमल से हुई भूल के 23 साल बाद उन्होंने शब्दों के जरिए किया। कुछ लोग दावा करते हैं कि उस दिन नेहरू ने 1934 की भूल पर माफी भी मांगी थी, लेकिन जनहित में आज हमने भी खूब इतिहास खंगाला, हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला। वैसे महाराष्ट्र में विवाद का एक और चैप्टर आज खुल गया। ये चैप्टर है भाषा विवाद का। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विपक्ष आरएसएस से लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर दिखा। आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी पर देशद्रोह के मुकदमे की मांग की जा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। विरोधी पक्ष जर आभार मानत असेल महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे के बीच पसरे इस हंगामे के पीछे है एक बयान। वो बयान जो आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने 5 मार्च को दिया था। वो बयान सुनिए। मुंबईची एक भाषा नाही, मुंबईच्या अनेक भाषा आहेत, पण त्या भागाची काही भाषा असते। घाटकोपर परिसराची भाषा तर गुजराती आहे, त्यामुळे मुंबई सोपं आहे की येणाऱ्या माणसाला मराठी शिकलं पाहिजे असं नाही। सुरेश भैयाजी जोशी के इसी बयान पर महाराष्ट्र की सियासत उबल रही है। महाविकास आघाड़ी के नेता एक तरफ इसे मराठियों को तोड़ने वाला बयान बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ हर हाल में मराठी भाषा सीखने की धमकी देते हुए भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। तो जो भैयाजी जोशी कहते हैं वो मराठी आदमी सुनने के मानसिकता में नहीं है। मेरा देश है, मेरा महाराष्ट्र है, मेरी मिट्टी है, मेरी मिट्टी की पहचान मराठी है। आपको मराठी आनी ही होगी। याचा अर्थ असा की हा संघाचा छुपा एजेंडा आहे, भाजपचा छुपा एजेंडा आहे। हिंदुस्तान पाकिस्तान हा विषय त्यांनी काढलेला नाही। मग काय, तो बटेंगे तो कटेंगे। आता बटेंगे तो कटेंगे म्हणजे हिंदू मुसलमान केवळ नाही तर मराठी अमराठी। विवाद बढ़ा तो विधानसभा में सीएम फडणवीस ने भैयाजी जोशी के बयान पर सफाई दी। कहा मुंबई में रहने वालों को मराठी सीखनी चाहिए। माहिती घेऊन बोलेल, पण आपची भूमिका काय आहे किंवा सरकारची भूमिका काय आहे? सरकारची भूमिका पक्की आहे। मुंबईची, महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासनाची भाषा मराठीच आहे। महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी शिकलं पाहिजे, प्रत्येकाला मराठी बोलता आलं पाहिजे। मुंबई में मराठी बोलने वाले 35% हैं, हिंदी बोलने वालों की संख्या 25% है, 12% लोग उर्दू बोलने वाले हैं, गुजराती बोलने वाले 11% हैं, 17% वैसे हैं जो तमिल, तेलुगु, राजस्थानी सहित बाकी भाषाएं बोलते हैं। बयान पर विवाद बढ़ा तो आज खुद भैयाजी जोशी ने सफाई दी। कहा बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और मराठी ही महाराष्ट्र की असली पहचान है। गलतफहमी हुई है ऐसा मुझे लगता है। नहीं उठता कि मुंबई की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। पिछले कई दिनों से तमिलनाडु की सियासत में भी भाषा का विवाद घूम रहा है, जहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बाद अभिनेता कमल हसन ने भी दक्षिण भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने का आरोप लगा दिया है। कह दिया है कि इंडिया को हिंदिया बनाने की कोशिश है। और अब बात क्रिकेटर मोहम्मद शामी की, जो देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस बात से दिक्कत है कि वो रोजा क्यों नहीं रख रहे। विवाद की शुरुआत एक मौलाना के बयान से हुई है। दुबई में 33 डिग्री टेम्परेचर में देश के लिए खेल रहे शमी ने मैदान में एक जूस क्या पी लिया। बरेली के मौलाना खफा हो गए, कह रहे हैं रमजान के महीने में रोजा न रखकर शमी मुजरिम हो गए हैं। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। क्रिकेट का खेल कूद भी करें, सारे काम अंजाम दें, मगर अल्लाह ने जो जिम्मेदारी बंदे को ऊपर दी है, इन तमाम चीजों को मोहम्मद शमी को समझना चाहिए। मौलाना के साथ मुस्लिम समुदाय के कुछ आम लोग भी शमी की रोजा न रखने से नाराज दिखे। चाहे वो खिलाड़ी है या कोई भी है, बिना उज़र के, बिना वजह के रोजा नहीं छोड़ सकते। खेल अपना जगह है, खेल अपना जगह है, लेकिन उन्होंने जो किया है, एनर्जी ड्रिंक पिया है, अगर रोजा तोड़ा है तो उनके बदले 60 रोजा उनको रखना पड़ेगा। शमी से कुछ लोग इतने नाराज हैं कि उन्होंने उनके खिलाफ सोशल मीडिया कैंपेनिंग भी कर डाली। भाई आपने देखा
जी भाई। मोहम्मद शमी ने अपने देश के खातिर उसने रोजा भी छोड़ दिया। तो भाई आप इस पे खुश हो रहे हो? आपको तो यार गम मनाना चाहिए कि एक बंदे ने क्रिकेट के लिए बताओ इतना बड़ा गुनाह कर दिया, फर्ज रोजा छोड़ दिया उसने। एक खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है तो उसके लिए धर्म नहीं कर्म बड़ा है। कुछ मौलानाओं ने इस बात को समझा और वो शमी के रोजा विवाद पर उनके साथ खड़े दिखे। ये बिल्कुल चीप पब्लिसिटी के लिए किया गया है। हर शख्स जो बालिग है उसके ऊपर रोजा वाजिब है और इस्लाम मजहब में जबर नहीं है। अब अगर से कोई शख्स मुल्क के लिए खेल रहा है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो रोजे से है कि रोजे से नहीं है। विवाद पर शमी की फैमिली की प्रतिक्रिया भी आई है। मुझे लगता है मौलाना साहब ने जो बयान दिया है सिर्फ बचकाना बयान है। वो इसलिए क्योंकि आप मौलाना है और आपने ये नहीं पढ़ रखा कि रोजा इंसान सफर में है। मैच सहसपुर में तो है नहीं, अमरोहा में तो है नहीं, उस सफर में दुबई में मैच है तो सफर में इंसान रोजा छोड़ सकता है। मुझे लगता है टीआरपी के लिए बयान है और ऐसे बयान से इन लोगों को बचना चाहिए। तो रमजान के महीने में रोजा रखना हर मुस्लिम का कर्तव्य होता है, लेकिन लॉजिकल बात करें तो बिना खाए पिए एक फास्ट बॉलर कोई बड़ा टूर्नामेंट किसी देश को नहीं जिता सकता। खेल और खिलाड़ी के रूटीन की समझ रखने वाला हर व्यक्ति आज शमी के साथ खड़ा है। आगे बढ़ते हुए अब वक्त है आज के जनहित स्पेशल का। जनहित स्पेशल स्टोरी में बात मोदी द ब्रांड एम्बेसडर की। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के हर्षिल में थे। पीएम मोदी ने मुखबा गांव में मां गंगा की पूजा अर्चना की। यह कोई रूटीन धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। इस कदम के पीछे की सोच है देवभूमि की तस्वीर और तकदीर को बदलना। धर्मशास्त्र के जरिए कैसे पीएम ने अर्थशास्त्र का नया अध्याय लिखा है, इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा मैया की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। माँ गंगा का ये जयकारा महज उद्घोष नहीं है, ये माँ बेटे के उस रिश्ते की गवाही है जिसे साल 2014 में तब के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने पहली बार सार्वजनिक किया था। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी माँ गंगा के मायके मुखबा पहुँचे, माँ के दर पर शीश झुकाया और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। माँ गंगा के दर्शन कर प्रधानमंत्री भाव विभोर हो गए। काशी की यादें फिर से जीवंत हो गईं और आखिरकार भावनाओं का ज्वार मुखबा में प्रधानमंत्री के मुख से बाहर आ गया। मैंने काशी में कहा भी था, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और कुछ महीने पहले मुझे ये भी अनुभूति हुई कि जैसे माँ गंगा ने मुझे अब गोद ले लिया है, ये माँ गंगा की ही दुलार है। अपने इस बच्चे के प्रति उनका स्नेह है कि आज मैं उनके मायके मुखबा गांव आया हूं। प्रधानमंत्री मोदी भी मां के मायके की नैसर्गिक सुंदरता को निहारते रहे। ऊंची ऊंची बर्फ से लदी चोटियां भी मानो अपनी चमचमाहट से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रही थी। मां के मायके में बेटा पधारा तो पूरा मुखबा गांव भी प्रधानमंत्री के दीदार के लिए उमड़ पड़ा। मोदी के जयकारे के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की नजर अपनी तरफ खींचना चाहता था। पीएम ने भी हाथ हिलाकर हर एक का आभार प्रकट किया। इसके बाद प्रधानमंत्री भी सीधे मुखबा के लोगों के बीच चले गए। ग्रामीणों ने रांसो नृत्य कर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। बीच में प्रधानमंत्री थे और उनके चारों तरफ महिलाएं और पुरुष घूम घूम कर नृत्य कर रहे थे। मुखबा में प्रधानमंत्री की मौजूदगी मां गंगा के मायके को विश्व पटल पर ले आई है। वैसे प्रधानमंत्री इसी मिशन के लिए उत्तराखंड पधारे थे। मां गंगा गंगोत्री धाम में निवास करती हैं, लेकिन उनका शीतकालीन प्रवास मुखबा है। वैसे ही यमुनोत्री मां का शीतकालीन प्रवास खरसाली है। बाबा केदारनाथ भी सर्दियों में ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर आ जाते हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम का शीतकालीन प्रवास जोशीमठ का पांडुकेश्वर है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में चार धाम का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन शीतकाल में कपाट बंद होने से अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है।
उत्तराखंड सरकार चारधाम के शीतकालीन प्रवास को विकसित कर इकोनॉमी को नई रफ्तार देने की तैयारी में है और ब्रांड एम्बेसडर बनकर खुद पीएम उतरे हैं। ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मोदी के इस मिशन से उत्तराखंड को कितना लाभ मिल सकता है, अब जरा उसे समझिए। पिछले सीजन में केदारनाथ में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, गंगोत्री धाम में 8 लाख श्रद्धालुओं ने माथा टेका, वहीं यमुनोत्री धाम में 7 लाख श्रद्धालु पहुंचे। करीब 45 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की। ये करीब 6 महीने का आंकड़ा है, क्योंकि बाकी 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। शीतकालीन प्रवास विकसित हुआ तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा और इसका सीधा असर उत्तराखंड की आर्थिक सेहत पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का है और यकीनन उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की जिस तरह से तादाद लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, देवभूमि के लिए आगे आने वाला वक्त और ज्यादा बेहतर हो सकता है श्रद्धालुओं के लिहाज से। उसी की परिकल्पना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को भी देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे और बात अब करेंगे एक इंटरनेशनल चोर की, जो चोरी भी करता है, सीनाजोरी भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक वो चोर कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, जिसने 1947 से कश्मीर का एक हिस्सा चुरा कर रखा हुआ है। जयशंकर ने दुनिया के सामने पीओके को वापस लेने की हुंकार भरी है। Under illegal Pakistani occupation, when that's done, I assure you, Kashmir solved. जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Illegal Pakistani occupation, when that's done, I assure you, Kashmir solved. कश्मीर पर मोदी सरकार का स्टैंड विदेश मंत्री कई बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को चोर कह दिया है। ऐसा चोर जो चोरी भी करता है, सीनाजोरी भी। I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. लंदन के ऐतिहासिक चैथम हाउस में विदेश मंत्री एक इवेंट में भाग लेने पहुंचे। वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार भी पहुंचा। पत्रकार ने हाथ में माइक लेते हुए कहा, मैं आपको नर्वस करने वाला सवाल पूछूंगा। Let me make you a little nervous, Your Excellency. ये बात अलग है कि विदेश मंत्री को नर्वस करने की बात कहने वाला पत्रकार सवाल पूछने से पहले ही 4-5 बार अटका। खैर, हिम्मत जुटाकर पत्रकार ने कश्मीर पर नापाक एजेंडे को सामने रखा। India is occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Can Narendra Modi use his friendship with Donald Trump to solve out the problem of Kashmir? There are 1 million soldiers stationed in Kashmir to control 7 million Kashmiris. इस सवाल से पाकिस्तान के एजेंडे की बू साफ समझ आ रही थी। विदेश मंत्री ने भी मौके को भुनाया और कह दिया कि कश्मीर का मुद्दा तभी सुलझेगा जब पाकिस्तान कश्मीर के चोरी किए हुए इलाके को वापस करेगा। We have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. विदेश मंत्री के जवाब पर लंदन में तालियां बजी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ही उस जवाब पर राजनीति कर दी। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ। हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। जब करगिल का वार हुआ, क्या वापस लाया? विदेश मंत्री ने लंदन में तो पाकिस्तान का मुंह बंद कर दिया, लेकिन घर के अंदर विपक्ष ने उनके जवाब में भी राजनीति ढूंढ ली। बहरहाल विदेश मंत्री के इस जवाब ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके एजेंडाधारी हमदर्दों को आईना दिखाने का काम किया है। सोचिए, विदेश मंत्री के बयान के बाद पाकिस्तान में किस तरह की खलबली मची होगी। अब देख लेते हैं विदेश मंत्री जयशंकर के सामने खालिस्तानियों की वो करतूत जिसने एक बार फिर से खालिस्तानियों की कब्र खोदने का काम किया। लंदन में ब्रिटेन की पुलिस के सामने हमारे देश के झंडे का अपमान हुआ, लेकिन वहां की पुलिस ने अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन के चैथम हाउस से एक इवेंट में भाग लेकर बाहर निकलते हैं। उनके सामने गीदड़ भपकी देती खालिस्तानियों की मुट्ठी भर भीड़। खालिस्तानी समर्थकों के हाथ में उनका झंडा और साथ में हमारे देश का तिरंगा भी था। लंदन के पॉश इलाके में ब्रिटेन की पुलिस के सामने हो रहे इस प्रदर्शन के बीच एक खालिस्तानी समर्थक जयशंकर की कार के सामने आया और तिरंगे का अपमान किया। हालांकि इस पूरे सीन में विदेश मंत्री संयमित रहे, गाड़ी के अंदर ही रहे। सवाल अब ब्रिटेन सरकार और उनकी पुलिस पर है।
दुनिया के इतने बड़े देश के विदेश मंत्री आपके यहाँ दौरे पर आते हैं और आप उनके सामने ऐसे उग्र एजेंडाधारी प्रदर्शन की अनुमति दे देते हैं। इसके बाद फ्री स्पीच के नाम पर ये खालिस्तानी विदेश मंत्री की कार से सिर्फ 5 से 6 मीटर की दूरी पर आकर अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये हरकतें करते हैं। अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला। भारत सरकार ने भी डिप्लोमेसी की भाषा में ब्रिटेन सरकार को उनका काम याद दिलाया। कहा, हम अलगाववादियों और चरमपंथियों के इस छोटे समूह की उत्तेजक गतिविधियों की निंदा करते हैं। हम ऐसे तत्वों की तरफ से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग की निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे मामलों में मेजबान सरकार अपने राजनयिक दायित्वों को पूरी तरह से निभाएगी। आगे बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं महाकुंभ की नगरी। जिस महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उस महाकुंभ को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी। इसके लिए बाकायदा हथियारों की खेप मंगाई गई थी और प्रयागराज के पास में प्लानिंग की जा रही थी। यहाँ हैंड ग्रेनेड डिफ्यूज किए जा रहे हैं, वो हैंड ग्रेनेड जिनके टारगेट पर था महाकुंभ। जहां ऐसे ही हैंड ग्रेनेड और तमाम विध्वंसक हथियारों के जरिए करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच आतंकी हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी। लेकिन शुक्र है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने महाकुंभ को बहुत बड़े आतंकी हमले से बचा लिया। इसका खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इस आतंकी को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से पकड़ा। इसका नाम है लजर मसीह। कि महाकुंभ के आयोजन के पहले ऐसे विघटनकारी तत्वों के द्वारा जो कि देश और विदेश में मौजूद थे, उनके द्वारा गड़बड़ी फैलाने की तथा कुछ ऐसी घटनाएं कारित करने की सूचना दी गई थी। उसी के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता उत्तर प्रदेश के एटीएस को बीती रात मिली है। गिरफ्तारी के बाद से आतंकी लजर मसीह ने जो खुलासे किए हैं वो हैरान करने वाले हैं, जिसके मुताबिक ये तय प्लानिंग के साथ महाकुंभ से पहले ही प्रयागराज के बॉर्डर पर कौशाम्बी में रुका हुआ था और मौका देखकर हमले की फिराक में था। बरामदगी हुई है उसमें 3 सक्रिय हैंड ग्रेनेड, 2 अदद सक्रिय डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्टल जो कि यूएसएसआर की बनी हुई है, 13 7.62 की विदेशी जिंदा कारतूस, 2 जिलेटिन रॉड। पुलिस के मुताबिक महाकुंभ में हमले के लिए आतंकी लजर मसीह पंजाब में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के 3 दरिंदे भी इसकी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए एक्टिव थे। साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन के जरिए पहले पंजाब के अंदर और फिर कौशाम्बी तक हथियार पहुंचाए गए। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान में कई महीने बाकी हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी भी बिछने लगी है। तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के वार पलटवार वाले बयान तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन अब ये दंगल चुनावी अखाड़े में नजर आ सकता है। तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस राघोपुर सीट से वो चुनाव जीतते हैं, उसी सीट पर उन्हें घेरने की रणनीति बनाने में विरोधी जुट गए हैं। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने संकेत दिया है कि पार्टी का फैसला हुआ तो राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। इन्हें तय किया तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसको चुनाव लड़ना है वो लोग आवेदन दे रहे हैं, तो मेरी ओर से मेरे नाम से किसी ने राघोपुर से आवेदन दिया है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है। पार्टी में अगर तय होगा तो लड़ेंगे। जनसुराज ने राज्य में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उम्मीदवारों से दावेदारी के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। पीके के राघोपुर से चुनाव लड़ने को लेकर तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोलने से मना कर दिया। राघोपुर से चुनाव लड़ने का संकेत दिया और कोई सवाल नहीं। राघोपुर वैशाली जिले में पड़ता है। इस सीट से 2 बार तेजस्वी जीत चुके हैं। लालू और राबड़ी भी यहां से विधायक रहे हैं। राघोपुर में करीब 3.5 लाख वोटर हैं। इनमें से 1.25 लाख यादव जाति के हैं। राजपूत वोटर करीब 75,000, पासवान 45,000 और रविदास वोटरों की संख्या 30,000 है। जातीय गणित के हिसाब से तेजस्वी का पलड़ा भारी है। राघोपुर को लालू परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2010 में जब एनडीए की आंधी चली तब राबड़ी देवी चुनाव हार गई थी।
शिक्षा, रोजगार और बाढ़ यहाँ का चुनावी मुद्दा माना जाता है। बावजूद इसके जाति का गणित हावी रहता है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय होगा। वैसे लगता नहीं कि पीके यहाँ से चुनाव लड़ने का रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। वहीं बिहार के नालंदा में एक महिला की लाश मिली है जिसके दोनों पैरों में कील ठोकी गई है। इस बर्बर हत्या को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तेजस्वी कानून व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर हमलावर हैं। पहली कील, दूसरी कील, तीसरी कील, चौथी कील, पांचवी कील, छठी कील, सातवीं कील, आठवीं कील और नौवीं कील। दोनों पैरों के तलवे कीलों से भरे हैं। दाएं पैर में 5 और बाएं पैर के तलवे पर 4 कील ठोकी गई है। ये दिल दहला देने वाली घटना बिहार के नालंदा की है, जहां महिला का शव नेशनल हाईवे के पास एक खेत में मिलने से बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। डेड बॉडी में जगह जगह चोट के गहरे निशान नजर आ रहे हैं। सीधे हाथ में कैनुला लगी हुई है, उल्टे हाथ में पट्टी बंधी है। देखकर लगता है कि मारने से पहले किसी तरह का इलाज चल रहा होगा। पुलिस के हिसाब से मृतका की उम्र 25 से 30 साल के बीच होगी। शव की पहचान नहीं हो पाई है। शव की पहचान नहीं हो पाई है और इसी के साथ ही साथ किन लोगों की ओर से ये अंजाम दिया गया है ये भी साफ नहीं है। लगातार जैसे और खबर मिलेगी एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। और अब आज का जनहित मंत्र। आत्मविश्वास किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा शस्त्र, सबसे बड़ी पूंजी है। उसे बनाए रखें। कोई आपकी कीमत ना समझे तो निराश ना हो। कबाड़ के व्यापारी हीरे को नहीं परख पाते, लेकिन खुद को हीरा समझने में यह भी ध्यान रखें कि ये आपका अति आत्मविश्वास ना हो जाए। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।